ये जो मिड लाइफ क्राइसिस की कहानी है ना, वो हमें डराती है। हाँ ऐसा लगता है जैसे अचानक लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ से छूट जाएगा। हाँ। पर आज जो सोर्सेज हम देख रहे हैं वो इस नैरेटिव को पूरी तरह पलट देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि ये अंत नहीं है, ये तो कहानी का सबसे ईमानदार चैप्टर शुरू होने का टाइम है। हाँ, और इसी पॉपुलर मिथ से उस ऐसे की शुरुआत होती है जिससे हम आज इंस्पिरेशन ले रहे हैं। वो लिखता है, उन्होंने कहा था मिड लाइफ एक क्राइसिस होता है, जैसे जिंदगी का दिया आधी रात में ही बुझने लगे। हाँ। हमें यही सिखाया जाता है ना कि ये स्लो डाउन होने का, पीछे हटने का, और जो मिल गया है बस उसी में सेटल हो जाने का समय है। एग्जैक्टली और यहीं पर हमारा प्राइमरी सोर्स इस आइडिया को चैलेंज करता है। वो कहता है कि अंदर जो महसूस हो रहा है वो खत्म होने जैसा नहीं लगता। तो फिर कैसा लगता है? वो है एक बेचैन सी खामोशी। ये बेचैनी क्राइसिस नहीं बल्कि क्लैरिटी की शुरुआत है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल थॉट नहीं है। अच्छा। दुनिया भर में हुई रिसर्च इसे बैक करती है। यू बेंड ऑफ हैप्पीनेस नाम का एक वेल डॉक्यूमेंटेड कर्व है। यू बेंड ऑफ हैप्पीनेस? हाँ, जो दिखाता है कि लाइफ सैटिस्फैक्शन 40s के आखिर में अक्सर अपने लोएस्ट पॉइंट पर होती है। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग है। मतलब ये जो फीलिंग है ये रियल है, डेटा बैक्ड है। लोग वाकई में उस उम्र में कम खुश महसूस करते हैं। Yes, but the most important part of the U-bend is what happens next. उस लो पॉइंट के बाद सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस तेजी से ऊपर जाती है, अक्सर हमारे 60s और 70s में पीक करती है। वाओ। तो जिसे समाज एक डेड एंड, एक क्राइसिस कह रहा है, रिसर्च उसे एक टर्निंग पॉइंट बता रही है। एक ऐसा मोड़ जहां से ऊपर का सफर शुरू होता है। बिल्कुल, ये शायद वही अवेकनिंग है जिसकी बात हमारा ऐसे कर रहा है। तो वो बेचैनी असल में इम्पेंडिंग ग्रोथ का साइन है। ऐसे में एक खूबसूरत लाइन है जो इस फीलिंग को मतलब परफेक्टली कैप्चर करती है। कौन सी? जैसे दिल किसी पुरानी अलमारी का दरवाजा खटखटाए और कहे मुझे भी देखो। वो दिल जिसे शायद सालों से जिम्मेदारियों के कपड़ों के नीचे दबा दिया गया था, अब वो बाहर आना चाहता है। और ये सवाल उठता है कि ये आवाज उसी उम्र में क्यों आती है जहां सब कुछ सेट हो जाना चाहिए था? क्योंकि सेट हो जाना ही वो प्लेटफॉर्म है जहां से आप पहली बार रुक कर व्यू देख पाते हैं। मतलब? देखो, जब तक आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, करियर बनाना, घर बसाना, बच्चों की परवरिश, तब तक आपका ध्यान सिर्फ अगले कदम पर होता है ना? सही बात है। जब आप एक पठार पर पहुंचते हैं जहां चीजें मैनेजेबल हो जाती हैं, तब पहली बार आप खुद से पूछते हैं, क्या यही वो मंजिल थी जिसके लिए मैं दौड़ रहा था? और ये सवाल उस इंसान के लिए और भी गहरा हो जाता है जिसे हमारे सोर्सेज द रिलायबल वन कहते हैं। द रिलायबल वन, ये मैं समझ सकती हूँ। ये वो इंसान है जिसने हमेशा सब कुछ सही तरीके से किया है। बिल्कुल। जैसा एस्से में लिखा है, घर बसाया, जिम्मेदारियां उठाई, हर सुबह वक्त पर उठकर अपनी जिंदगी को संभाला। वो इंसान जो सबके लिए मजबूत पिलर बन गया। जी, में इस पैटर्न को पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी या कभी-कभी मार्टर कॉम्प्लेक्स से भी जोड़कर देखा जाता है। अच्छा। ये वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में और अपनी रिलायबिलिटी साबित करने में ढूंढते हैं। और इसमें कोई बुराई नहीं है, अंटिल जैसा ऐसे कहता है, और शायद इसी बीच तुम खुद को थोड़ा सा बाद में रखते चले गए। ये बाद में रखना एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन ट्रैप है। ये बाद में रखना, ये हम सब करते हैं। अभी नहीं, फिर कभी जब वक्त मिलेगा। ये दिलासा देते हैं हम खुद को। एग्जैक्टली। हम सोचते हैं कि मैं ये किताब तब पढ़ूंगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, या मैं पेंटिंग तब शुरू करूंगी जब प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ। पर जैसा ऐसे हमें याद दिलाता है, वक्त कभी खाली नहीं होता। टाइम डजंट जस्ट अपीयर, यू हैव टू क्रिएट इट। और जब हम सालों तक खुद को बाद में रखते हैं तो हम अनजाने में अपने सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे होते हैं कि हमारी जरूरतें, हमारे शौक, हमारी खुशियां प्रायोरिटी नहीं है। और फिर एक दिन वो बेचैनी बन जाता है। एग्जैक्टली। और फिर वो टर्निंग पॉइंट आता है जब, जैसा टेक्स्ट कहता है, बिजी रहना भी थका देता है, जब अचीवमेंट्स भी हॉलो लगने लगती हैं। और जो हासिल किया है वो दिल तक पहुंचना बंद कर देता है। मुझे लगता है इसी बर्नआउट और कंफ्यूजन को लोग क्राइसिस समझ लेते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि वो टूट रहे हैं, जबकि सोर्सेज हमें एक कंप्लीटली डिफरेंट लेंस देते हैं। ऐसे की कोर लाइन है, लोग इसे क्राइसिस कहते हैं, पर ये टूटना नहीं है, ये साफ दिखना है। ये साफ दिखना है। तुम बिखर नहीं रहे, तुम बस झूठ से थक गए हो। ये झूठ शब्द बहुत मजबूत है। क्या मतलब है इसका यहाँ? क्या टेक्स्ट छोटे मोटे दिखावे की बात कर रहा है या किसी बड़ी सच्चाई को नकारने की? आई थिंक इट्स बोथ। ये उस छोटे झूठ से शुरू होता है कि हाँ मैं ठीक हूं, जब आप अंदर से थके हुए हों। और ये उस बड़े झूठ तक जाता है कि दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही सफलता है, या
ये कि अगर आपके पास एक अच्छी जॉब और फैमिली है तो आपको खुश होना ही चाहिए, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। राइट। इन झूठों का बोझ ढोते ढोते इंसान थक जाता है। सो दिस इजंट अ ब्रेकडाउन, इट्स अ शेडिंग ऑफ दैट वेट। ओके, आई गेट दैट। लेकिन एक मिनट, ये सुनने में बहुत पोएटिक लगता है कि इट्स नॉट अ ब्रेक डाउन, इट्स अ ब्रेक थ्रू। पर प्रैक्टिकली ये बहुत स्केरी हो सकता है ना? हाँ, हो सकता है। क्या ये अवेकनिंग एक तरह का प्रिविलेज नहीं है? व्हाट अबाउट पीपल जो फाइनेंशियल प्रेशर से स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास रुककर सोचने का टाइम ही नहीं है? दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सोर्सेज इस पर साइलेंट नहीं है। अवेकनिंग का मतलब जॉब छोड़कर पहाड़ों पर जाना नहीं है। फॉर मोस्ट पीपल इट कांट बी। तो फिर? ये सबसे पहले एक इंटरनल शिफ्ट है। ये बड़ी बड़ी छलांगों के बारे में नहीं, छोटे छोटे कदमों के बारे में है। फाइनेंशियल प्रेशर के बीच ये अवेकनिंग शायद दिन के 15 मिनट अपनी पसंद का म्यूजिक सुनने में हो, अच्छा। या कॉलीग्स को ना कहना सीखने में हो, या वीकेंड पर बच्चों को पार्टनर के हवाले करके 1 घंटा अकेले वॉक पर जाने में हो। इट्स अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन। एग्जैक्टली। बर्नआउट से बचने के लिए ये और भी जरूरी हो जाता है, रिगार्डलेस ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। इट्स अबाउट क्रिएटिंग स्मॉल पॉकेट्स ऑफ ऑथेंटिसिटी इन योर एग्जिस्टिंग लाइफ। That makes sense. It's not about changing your life, but changing how you live within it. और जब ये internal shift आता है, तो priorities बदलती हैं, सवाल बदल जाते हैं। ऐसे इस सफर को ब्यूटिफुली समराइज करता है। लोग क्या कहेंगे से मैं क्या महसूस करता हूं तक का सफर। क्या बात है। ये अब जोड़ने की नहीं, चुनने की बात है। एग्जैक्टली। अक्यूमुलेट करने की जगह क्यूरेट करने का फेज। पहले की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा चीजें, डिग्रीज, प्रमोशंस जोड़ने के बारे में होती हैं। हाँ। लेकिन इस मोड़ पर आकर समझ आता है कि क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। इसलिए ऐसे कहता है, कम चीजें पर सच्ची, तेज नहीं गहरी। मीनिंग ओवर मोशन। बिल्कुल। और ये कोई न्यू एज फिलॉसफी नहीं है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसे इंडिविजुएशन कहा था। कार्ल युंग? तो इस आइडिया की साइकोलॉजी में गहरी रूट्स हैं। ओ एब्सोल्युटली। जंग का मानना था कि लाइफ के फर्स्ट हाफ में हम अपना पर्सोना बनाते हैं, एक सोशल मास्क जो हमें दुनिया में फिट होने में मदद करता है। बट द टास्क ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ इज इंडिविजुएशन, यानी उन सोशल मास्क्स को धीरे धीरे उतारकर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को डिस्कवर करना। अच्छा। तो ऐसे जब कहता है, ये नया बनना नहीं है, ये वापस लौटना है उन हिस्सों तक जो चुपचाप इंतजार में थे। It's perfectly describing the process of individuation journey. That's a very comforting thought. It's not a bug, it's a feature of human development. Precisely. आपको कुछ ऐसा नहीं बनना है जो आप हैं नहीं। आपको बस खुद के उन हिस्सों तक वापस लौटना है जिन्हें आपने जिम्मेदारियों के शोर में कहीं पीछे छोड़ दिया था। वो शौक, वो सपने, वो खामोशी के पल। और शायद इस जर्नी का एक बड़ा हिस्सा है खुद को शुरू करने की परमिशन देना। हाँ, ऐसे का सबसे एनकरेजिंग मैसेज यही है। वो सीधे सीधे कहता है, और सुनो, तुम लेट नहीं हो, कुछ छूटा नहीं है, ये अंत नहीं है। ये पंक्तियां एक तरह की इजाजत हैं। खुद को ये बताने की इजाजत कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जैसा ऐसे कहता है, ये वो मोड़ है जहां कहानी ईमानदार हो जाती है। ईमानदार हो जाती है। एंड अ पार्ट ऑफ दैट ऑनेस्टी इज टू स्टॉप अपोलोजाइजिंग फॉर योर ओन डिजायर्स। बिल्कुल। इसी में एक लाइन है जहां तुम अपनी ख्वाहिशों से माफी मांगना बंद कर देते हो। बिल्कुल। अपनी इच्छाओं को सिली या सेल्फिश समझकर दबाने की आदत छोड़ देना ही शायद इस जागृति का पहला कदम है। बिल्कुल। और इस अवेकनिंग के लिए, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, किसी बड़े हंगामे या क्रांति की जरूरत नहीं है। इसकी बस एक शर्त है, और द सोर्स टेक्स्ट इज वेरी क्लियर ऑन दिस। और वो क्या? बस इतना कि तुम खुद की बात सुन लो, धीरे, साफ, बिना गिल्ट के। धीरे, साफ और बिना गिल्ट के। ये 3 शब्द की हैं। अपने अंदर की आवाज को जल्दबाजी में नहीं, शांति से सुनना, बिना किसी और की राय के शोर के, साफ साफ सुनना, और जो भी सुनाई दे उसके लिए खुद को कसूरवार न ठहराना। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने मिड लाइफ क्राइसिस के मिथ से शुरू किया, यू बेंड ऑफ हैप्पीनेस के डेटा को देखा, और कार्ल युंग के इंडिविजुएशन के कॉन्सेप्ट तक पहुंचे, और ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। It's not about breaking down, it's about breaking open. Yes. The essay's final metaphor is the most powerful. ये breakdown नहीं है, ये खिड़की खुलना है। खिड़की खुलना है। एक बंद कमरे में घुटन महसूस हो रही थी, and now suddenly a window has been pushed open. ताजी हवा आ रही है, नई रोशनी आ रही है, और बाहर का नजारा साफ दिख रहा है। ये डरने की नहीं, बल्कि इस नई हवा को महसूस करने की बात है। और जैसा कि ऐसे अपनी आखिरी पंक्तियों में कहता है,
और उस खिड़की से जो हवा आ रही है वो नई शुरुआत की है। ये है द मिड लाइफ अवेकनिंग। खत्म होने की कहानी नहीं, समझ आने की शुरुआत। एक खूबसूरत अंत जो असल में एक शुरुआत है। खुद को समझने और अपनी शर्तों पर जिंदगी को फिर से डिजाइन करने की शुरुआत। आज की इस चर्चा ने मिड लाइफ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। हमने संकट के विचार से शुरुआत की और एक खूबसूरत जागृति की तस्वीर तक पहुंचे। इट्स इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर, ये सफर हर किसी के लिए अलग होता है, बट द एसेंस इज द सेम, रिटर्निंग टू योर ओन ट्रूथ। और इसी विचार के साथ हम आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो हमारे सोर्सेज पर ही आधारित है। अगर ये सचमुच एक खिड़की है जो अभी अभी खुली है, तो उस पार देखने के बाद पहला कदम किस दिशा में उठाने का मन करता है? वो कौन सी एक ख्वाहिश है जिसे अब और बाद में नहीं रखा जाएगा? थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और चर्चा के साथ, जहां हम मिड लाइफ की चैलेंजेस, चॉइसेस और क्लैरिटी पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए।